हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम अप्रैल 2024 के आरबीआई सर्कुलर्स को 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उन आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जा करके आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो एमसीक्यू हम देखने वाले हैं तो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा है जो मैंने स्टैटिक पॉइंट से बनाया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो करंट आरबीआई सर्कुलर के ऊपर बनाया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और हाँ, शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने अप्रैल 2024 के आरबीआई सर्कुलर्स वाला दोनों लेक्चर देखा हुआ है। उसके बाद आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए, भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ऑप्शन बी, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। ऑप्शन सी, कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ऑप्शन डी, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से ये जो स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, बेसिकली मुंबई बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है कपोल कोऑपरेटिव बैंक, तो इसको बाहर कर दिया है। और पिछले साल आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था, उसके अकॉर्डिंगली अभी इसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है। ओके, कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक ने हाल ही में अपना नाम चेंज किया है। ओके, ऑप्शन ए, सोनाली बैंक लिमिटेड। ऑप्शन बी, एबी बैंक लिमिटेड। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि सोनाली बैंक लिमिटेड और एबी बैंक लिमिटेड दोनों ने अपना नाम चेंज किया है। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। देखिए, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि सोनाली बैंक लिमिटेड ने भी और एबी बैंक लिमिटेड दोनों ने अपना नाम चेंज किया है। अब अगर आप इस सोनाली बैंक को देखेंगे और एबी बैंक को देखेंगे तो दोनों ही बैंक बांग्लादेश का बैंक है। सोनाली बैंक के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये बांग्लादेश का लीडिंग नेशनलाइज्ड बैंक है। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर ये सोनाली बैंक है। और एबी बैंक लिमिटेड के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश का पहला प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना कि बांग्लादेश के अंदर जो कंपनीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट के हिसाब से बांग्लादेश के अंदर जितना भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब कि उसका शेयर्स आम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, उसको वहाँ की सरकार ने बोला कि आपको आपके नाम के लास्ट में या तो पीएलसी लगाना होगा या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लगाना होगा। और ये वाला जो नियम था वो वहाँ का जो बैंकिंग कंपनीज था उसके ऊपर भी लागू होता था। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली जो सोनाली बैंक है और एबी बैंक है, उस दोनों ने अपना नाम चेंज किया। तो सोनाली बैंक लिमिटेड का नाम क्या हो गया, सोनाली बैंक पीएलसी हो गया, और एबी बैंक लिमिटेड का नाम एबी बैंक पीएलसी हो गया। और क्योंकि भारत के अंदर ये ऐसा स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक के तौर पे काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में इसका जो नाम था वो चेंज हो गया है। तो सोनाली बैंक लिमिटेड का नाम क्या हो गया है, सोनाली बैंक पीएलसी, और एबी बैंक लिमिटेड का नाम क्या हो गया है, एबी बैंक पीएलसी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आएगा ना जहाँ पे अगर आपने जो दोनों लेक्चर्स है वो नहीं देखा है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी, लेकिन उतने अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो मेक श्योर कि आपने वो दोनों लेक्चर देखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि CIMS
CIMS में M का क्या मतलब है? M स्टैंड फॉर व्हाट? ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या होगा, बताइए जल्दी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो CIMS है, CIMS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है। डेटा वेयरहाउस आपको पता है क्या होता है? डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होता है या फिर एक स्टोरेज फैसिलिटी होता है जहाँ पे एक साथ बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को जो कंपनियां हैं वो डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अपना डेटा वेयरहाउस है। तो यहाँ पे RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस RBI ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी जिस तरीके से RBI डेटा को हैंडल करता है, उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, गवर्न करता है, इन सबको ये चेंज कर देगा, एक अच्छे वे में इसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे CIMS का यही मतलब है। क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा था कि CIMS में M का क्या मतलब है? तो M का क्या मतलब है? मैनेजमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर था वो क्या था? ऑप्शन ए मैनेजमेंट। ओके, आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिटर्न कैश रिजर्व रेशियो के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ओके, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बैंकों के द्वारा इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिटर्न का इस्तेमाल किया जाता है कैश रिजर्व रेशियो के मेंटेनेंस को लेकर के रिपोर्ट करने के लिए। तो क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए फॉर्म 9 रिटर्न, ऑप्शन बी फॉर्म A रिटर्न, ऑप्शन सी फॉर्म 8 रिटर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी बताइए। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर्म A रिटर्न। तो CRR के मेंटेनेंस को लेकर के बैंकों को RBI को रिपोर्ट करना होता है। तो वो किस स्टैट्यूटरी रिटर्न के अंदर ये रिपोर्ट करता है? फॉर्म A रिटर्न। जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरियाज बैंक, तो इन सब के द्वारा फॉर्म A रिटर्न के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को CRR के मेंटेनेंस को लेकर के रिपोर्ट करना होता है। ओके, आई होप आपको CRR नहीं बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है, बहुत बार ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों का जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका 1% बैंक को हमेशा RBI के पास कैश रिजर्व के तौर पे मेंटेन करके रखना होता है। यही क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। अभी CRR 4.5 है, 4.5% है। तो बैंकों का टोटल डिपॉजिट का 4.5% बैंकों को RBI के पास कैश रिजर्व के तौर पे मेंटेन करके रखना होता है। ओके, तो CRR के मेंटेनेंस को लेकर के कौन सा स्टैट्यूटरी रिटर्न है? फॉर्म A रिटर्न। उसी प्रकार से एक SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के मेंटेनेंस को लेकर के भी बैंकों को RBI को रिपोर्ट करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिटर्न है जिसका नाम है फॉर्म 8 रिटर्न। तो जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरियाज बैंक, इन सब के द्वारा फॉर्म 8 रिटर्न के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को SLR के मेंटेनेंस को लेकर के रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक और रिटर्न है फॉर्म 9 रिटर्न। तो अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में आपको पता है, जैसे कि अगर कोई सेविंग्स या करेंट अकाउंट है और उसमें 10 साल हो गया है, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखा नहीं गया है, तो वैसे बैंक अकाउंट में जो पैसा रहता है ना, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लासीफाई हो जाता है। या फिर कोई टर्म डिपॉजिट है, मैच्योर हो गया है लेकिन मैच्योरिटी के 10 साल के अंदर उसको क्लेम नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा? अनक्लेम्ड डिपॉजिट होगा। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर के बैंकों को RBI को रिपोर्ट करना होता है फॉर्म 9 रिटर्न के अंदर। क्लियर? तो फॉर्म A रिटर्न CRR के मेंटेनेंस को लेकर के है, फॉर्म 8 रिटर्न SLR के मेंटेनेंस को लेकर के है, और फॉर्म 9 रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट को लेकर के है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि CRR के मेंटेनेंस को लेकर के कौन सा स्टैट्यूटरी रिटर्न रिलेटेड है। तो आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन बी फॉर्म A रिटर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी भारत के अंदर बैंकों के लिए करेंट
SLR रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपसे SLR रेट पूछा जा रहा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 20%। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 18%। एंड आई होप कि आपको ये आंसर पहले से पता हो, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल गया होगा। तो जो अभी SLR रेट है एज ऑफ 2024 वो कितना है? 18%। ठीक है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो ये कमर्शियल बैंकों के टोटल डिपॉजिट का एक ऐसा परसेंटेज होता है जो बैंकों को हमेशा लिक्विड एसेट के फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि लिक्विड कैश हो गया, लिक्विड कैश तो है ही लिक्विड एसेट, गोल्ड हो गया, दूसरा सिक्योरिटीज हो गया। तो बैंकों को अगर कैश का नीड है तो बैंक, जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड को आसानी से सेल करके कैश में इसको कन्वर्ट कर सकता है। सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको आसानी से सेल करके इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो बैंकों के टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज बैंकों को हमेशा लिक्विड एसेट के फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, यही क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और अभी जो SLR रेट है वो कितना है? 18% है। और इसको ऑफकोर्स किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। समझ आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अब बैंकों के द्वारा फॉर्म 8 रिटर्न सबमिट किया जाएगा। तो फॉर्म 8 रिटर्न किससे रिलेटेड था? अभी हमने देखा था SLR के मेंटेनेंस से रिलेटेड था। तो इनमें से किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बैंकों के द्वारा अब फॉर्म 8 रिटर्न सबमिट किया जाएगा? ऑप्शन ए XBRL प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी CIMS पोर्टल, ऑप्शन सी ई-कुबेर पोर्टल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी CIMS पोर्टल, क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पे 3 रिटर्न, फॉर्म ए, फॉर्म 8 और फॉर्म 9 रिटर्न अब पहले ये XBRL पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाता था, लेकिन अब ये CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। ओके, और कब से ये सबमिट किया जाएगा? तो देखिए फॉर्म ए रिटर्न जो है ये फोर्टनाइटली सबमिट किया जाता है, यानी कि 1 in 2 वीक। तो ये 14 जून 2024 से सबमिट किया जाएगा CIMS पोर्टल के ऊपर। जो फॉर्म 8 रिटर्न है जो कि SLR से रिलेटेड है और जो मंथली सबमिट किया जाता है, तो ये मई 2024 से सबमिट किया जाएगा CIMS पोर्टल के ऊपर। और जो फॉर्म 9 रिटर्न है जो कि अनक्लेम डिपॉजिट को लेकर के है और ये जनरली साल के अंत में सबमिट किया जाता है, तो ये 31 दिसंबर 2024 से CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि जो फॉर्म 8 रिटर्न है वो बैंकों के द्वारा इनमें से किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सबमिट किया जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी CIMS पोर्टल। और देखिए सिर्फ यही रिटर्न नहीं, अभी तो ये मतलब अप्रैल वाले सर्कुलर में ये तीनों रिटर्न के बारे में बात हुआ था, नहीं तो पिछले भी हमने जो पिछले मंथ का RBI सर्कुलर्स का लेक्चर्स हमने किया है उसमें भी हमने बहुत सारे रिटर्न को देखा है जो कि अब CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। तो XBRL पोर्टल जो है ना उसको बंद किया जा रहा है और CIMS पोर्टल को, जो भी काम XBRL पोर्टल के ऊपर होता था उसको अब CIMS पोर्टल के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेसिडेंट एंटिटीज़ को अलाउ कर दिया था कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस है जो कि IFSCA के द्वारा रिकॉग्नाइज है उसके ऊपर वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेसिडेंट एंटिटीज़ को अलाउ कर दिया था कि वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2022। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2022। दिसंबर 2022 में रेसिडेंट एंटिटीज़ को परमिट कर दिया गया था कि वो IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस है जो कि रिकॉग्नाइज है, जैसे कि BSE का है वहाँ पे सब्सिडरी, NSE का है वहाँ पे सब्सिडरी, तो उसके ऊपर वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, जैसे कि आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शंस हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करके रेसिडेंट एंटिटीज दिसंबर 2022 से गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर रहा था आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर। ओके, और यहाँ पे रेसिडेंट एंटिटीज का क्या मतलब है? रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को छोड़ करके जो कॉर्पोरेट है, कंपनीज है, वो यहाँ पे रेसिडेंट एंटिटीज हुआ। ठीक है, और बेसिकली देखिए यहाँ पे जो अलाउ किया गया था ना कि गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज किया जा सकता है, तो जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होता है, जो गोल्ड सप्लायर होता है, जिसको गोल्ड प्राइस रिस्क में जो फ्लक्चुएशन होता है, गोल्ड प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए उनको अलाउ किया गया था कि वो आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर गोल्ड प्राइस रिस्क को वो हेज कर सकता है, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका इस्तेमाल करके। ओके, दिसंबर 2022 ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो रिसेंट डायरेक्शन आया था हेजिंग ऑफ गोल्ड प्राइस रिस्क इन ओवरसीज मार्केट, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो हर एक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट है, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि रेसिडेंट एंटिटीज़ को परमिट नहीं किया गया था कि वो आईएफएससी के अंदर जो गोल्ड प्राइस रिस्क है उसको हेज कर आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। ओके, दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रेसिडेंट एंटिटीज़ परमिटेड नहीं है गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि रेसिडेंट एंटिटीज़ परमिटेड नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए। ओके, इसके बाद ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो भी रेसिडेंट एंटिटीज़ है उसको परमिट कर दिया गया है कि वो आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर तो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा जो ओटीसी डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके भी अब गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा तीनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, आपको पहला वाला ऑप्शन तो समझ में आ ही गया होगा कि वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि रेसिडेंट एंटिटीज़ को परमिट किया गया है कि वो जो आईएफएससी के अंदर एक्सचेंजेस है उसके ऊपर वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है, और ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा था कि नहीं कर सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपको समझ आ गया होगा कि वो गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, जो ऑप्शन सी है ना ये सही ऑप्शन है, इसमें जो बोला जा रहा है ये सही बात है। तो दिसंबर 2022 में अभी हमने देखा कि रेसिडेंट एंटिटीज़ को अलाउ किया गया था कि वो आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। इसके बाद अभी यहाँ पे रेसिडेंट एंटिटीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रेसिडेंट एंटिटीज़ को अलाउ कर दिया गया है कि वो आईएफएससी के अंदर जो ओटीसी डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके भी गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता था। यानी कि देखिए अभी तक क्या होता था ना, आईएफएससी के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करके वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता था। अब यहाँ पे ओटीसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओटीसी डेरिवेटिव क्या होता है? ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, बीच में कोई जो एक्सचेंज है वो नहीं रहता है। तो सिंपली यहाँ पे अभी तक रेसिडेंट एंटिटीज़ के द्वारा सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता था गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए आईएफएससी के अंदर, लेकिन अब वो जो ओटीसी डेरिवेटिव है जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका इस्तेमाल करके भी गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। और ये सब जो हम यहाँ पे बात करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि की फैक्ट्स और की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो की फैक्ट होता है लोन एग्रीमेंट का, उसका मतलब है लीगली सिग्निफिकेंट और डिटरमिनिस्टिक फैक्ट, जो कि बेसिकली बोरोवर को बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पे वो इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। ओके,
उसके बाद स्टेटमेंट बी जो है उसमें बोला जा रहा है की फैक्ट स्टेटमेंट के बारे में कि की फैक्ट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लोन एग्रीमेंट का की फैक्ट रहता है सिंपल और आसान लैंग्वेज में, जिसको कि बोरोवर को प्रोवाइड किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, की फैक्ट को लेकर के और की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के। तो उसके हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। की फैक्ट को लेकर के जो बोला गया था कि की फैक्ट क्या होता है लोन एग्रीमेंट का, ये लीगली सिग्निफिकेंट और डिटरमिनिस्टिक फैक्ट होता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और इसको बोरोवर को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, ये सिंपल होता है, एक्यूरेट होता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, लोन का टेन्योर हो गया, तो ये सब बोरोवर को उतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, राइट, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो ये सब क्या होता है, की फैक्ट होता है, बोरोवर को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है जिसके आधार पे वो इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। और की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें लोन एग्रीमेंट का की फैक्ट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, लोन का टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, लोन का टेन्योर हो गया, फिर से किस तरीके से इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, ये सब इसके अंदर रहता है सिंपल और आसान लैंग्वेज में, ये बोरोवर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छे तरीके से एनुअल परसेंटेज रेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। तो आप चाहें तो पॉज करके जितना भी ऑप्शंस है ये सबको आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको बताती हूँ। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो एपीआर का क्या मतलब है, एनुअल परसेंटेज रेट का क्या मतलब है, द एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल अदर चार्जेस एसोसिएटेड विद द क्रेडिट फैसिलिटी। तो कोई बोरोवर है, वो फंड बोरो करता है, उसके ऊपर उसको जो एनुअल कॉस्ट आता है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट तो होता ही है, उसके अलावा भी जो कुछ चार्जेस है जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह हो गया, ये सब भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है एनुअल परसेंटेज रेट का। ओके, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया था उसमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का रिसेंट डायरेक्शन आया है की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़, जितना भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स है, जो लोन लेने वाला है, उसको की फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि वो लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके पास मतलब उसको जानकारी हो लोन एग्रीमेंट के बारे में। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि की फैक्ट स्टेटमेंट के साथ एक यूनिक प्रपोजल नंबर होगा और हर एक की फैक्ट स्टेटमेंट का एक वैलिडिटी पीरियड होगा। अगर लोन का टेन्योर 7 दिन या फिर उससे ज़्यादा है तो इस केस में की फैक्ट स्टेटमेंट का जो वैलिडिटी पीरियड है वो कम से कम 3 दिन का होगा। ठीक है, यानी कि 3 दिन के अंदर लोन का टर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा बोरोवर को, अगर वो लोन लेना चाहता है तो, अगर लोन का टेन्योर 7 दिन या फिर उससे ज़्यादा है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि अगर लोन का टेन्योर 7 दिन से कम है तो इस केस में जो वैलिडिटी पीरियड है वो 2 दिन का होगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट है ए और बी, वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ए में जो बोला जा रहा था और बी में जो बोला जा रहा था दोनों ही सही है एज पर की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस जो गाइडेंस आया था उसके हिसाब से। तो रेगुलेटेड एंटिटी का को जितना भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है उसको की फैक्ट स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करना होगा ताकि वो लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके पास आइडिया हो लोन एग्रीमेंट के बारे में। और की फैक्ट स्टेटमेंट के साथ एक यूनिक प्रपोजल नंबर होगा और हर एक की फैक्ट स्टेटमेंट का वैलिडिटी पीरियड होगा। अगर लोन का टेन्योर 7 दिन या फिर 7 दिन से ज़्यादा है तो इस केस में जो वैलिडिटी पीरियड है वो कम से कम 3 दिन का रहेगा। लेकिन देखिए जो ऑप्शन सी में बोला गया था ना कि अगर लोन का टेन्योर 7 दिन से कम है तो इस केस में वैलिडिटी पीरियड 2 दिन का रहेगा, वो वाला गलत था। ठीक है, यहाँ पे अगर लोन का टेन्योर 7 दिन से कम है तो इस केस में 1 दिन का वैलिडिटी पीरियड रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा
गलत था, ए और बी सही था, तो जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया था, तो वो कब से लागू होगा, इसका इफेक्टिव डेट क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था, वो जितना भी रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कब से एप्लीकेबल होगा, क्या इफेक्टिव डेट है इसका, तो ऑप्शन ए अक्टूबर 1 2024, ऑप्शन बी जनवरी 1 2025, ऑप्शन सी सितंबर 1 2024, ऑप्शन डी जुलाई 1 2024। तो जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 1 2024। जो हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शंस है की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के, वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। तो 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद जितना भी रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन सैंक्शन किया जाएगा बैंकों के द्वारा, तो उन सब केस में जो की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के गाइडलाइंस है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो बैंकों को मानना पड़ेगा। ओके, 1 अक्टूबर 2024, ये याद रखिएगा, जो हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शंस है की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस वो लागू हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का रिसेंट डायरेक्शन आया है डीलिंग इन रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकता है प्रोप्राइटरी हेजिंग के लिए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का, सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकता है प्रोप्राइटरी हेजिंग के लिए। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब कि ये दोनों ही ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए जो भी परमिसिबल रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उन सब का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब अभी जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन था ना, उसके हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकता था प्रोप्राइटरी हेजिंग के लिए, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है बोरोवर को, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको कम करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ अभी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के अलावा भी जो परमिसिबल रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हो गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट कैप्स हो गया, कॉलर्स हो गया, तो इन सब का भी वो इस्तेमाल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2019। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी था वो वाला सही हमारा आंसर है। उसमें क्या बोला गया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया गया है कि वो जो भी परमिसिबल रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उन सब का इस्तेमाल कर सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन सी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अप्रैल 2016 से ये काम करना शुरू किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जलंधर पंजाब में आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमारे देश में अभी अप्रैल 1 2024 तक हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने अलाउ कर दिया था एक मर्जर को, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को अलाउ कर दिया था। तो उसके बाद से अब हमारे देश में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 1 अप्रैल 2024 से पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो आपका आंसर होना चाहिए था 12। 1 अप्रैल 2024 से पहले 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे देश के अंदर था, लेकिन अभी हमारे देश के अंदर 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स, इसमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लिमिट तय किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इसका आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, 6%, 2%, 15%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में जो लिमिट है वो कितना है, 6%। 6% किसका, तो जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज़ है, यानी कि मार्केट में जो इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का टोटल वैल्यू है उसका 6% मैक्सिमम एफपीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ओके, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में ये लिमिट कितना है, 2%। जो भी इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके टोटल वैल्यू का 2% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के केस में ये लिमिट कितना है, 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर 2024-25। और याद रखिएगा कि ये जो हमने लिमिट देखा, ये लिमिट अभी चेंज नहीं किया गया है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यही तीनों लिमिट था। ओके, 6%, 2%, 15%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 6%, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 2% और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए लिमिट कितना है, 15%। जो भी इशूड कॉरपोरेट बॉन्ड्स है मार्केट के अंदर उसके टोटल वैल्यू का 15% मैक्सिमम एफपीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने वैल्यू के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को सेल किया जा सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, परसेंटेज आपको बताना है ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो भी इशूड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का टोटल वैल्यू है उसके कितने परसेंटेज के बराबर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेल किया जा सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 10%। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5%। जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसके 5% के वैल्यू का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है वो सेल किया जा सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का अभी जो रिसेंट डायरेक्शन आया था ऑन वॉलेंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू यूनिवर्सल बैंक, तो उसके हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट कितना है, ताकि अगर ये नेट वर्थ रिक्वायरमेंट पे वो खड़ा उतरता है तभी वो एलिजिबल हो पाएगा अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। तो आपसे यहाँ पे सिंपली क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टू बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू यूनिवर्सल बैंक। ऑप्शन ए ₹5,000 करोड़, ऑप्शन सी ₹4,000 करोड़, ऑप्शन बी ₹4,000 करोड़, ऑप्शन सी ₹6,000 करोड़, ऑप्शन डी ₹1,000 करोड़। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ₹1,000 करोड़। तो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपनी मर्जी से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या है कि उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ का होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो रिसेंट गाइडलाइंस आया है वॉलेंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू यूनिवर्सल बैंक, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, नहीं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद आपको जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ओके, तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपया होना चाहिए लास्ट क्वार्टर के अंत में, तभी वो एलिजिबल होगा यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3% या उससे कम होना चाहिए और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% या उससे कम होना चाहिए लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में। ओके,
तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया, इसके आधार पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था, वहाँ पे पूछा गया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो हमने देखा था कि 1000 करोड़, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है, तो ये तो डेफिनेटली सही है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से बताइए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।